नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे ताकतवर लोग, न सिर्फ किस सरकार के बल्कि इस देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक जो कि ओएसडी हैं नरेंद्र मोदी के, हिरेन जोशी, जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा, तस्वीर भी नहीं देखी होगी, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति इसके पास ताकत बहुत है लेकिन इनके बारे में कोई सुन नहीं सकता, इनको कोई देख नहीं सकता। उनके चले जाने की पीएमओ से खबरें छपी। हिरेन जोशी हमारी नजर में वो रोल प्ले कर रहे थे जो हिटलर के लिए गोबेल्स प्ले करते थे। आप ये सोचिए कि एक ऐसी सरकार जो पूरी तरीके से अपनी एक छवि बनाने के इर्द गिर्द घूमती है, उसमें ये व्यक्ति जो पिछले लगातार कई सालों में और कम से कम 2008 से ही, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले उनके साथ लगातार बने हुए हैं। गवर्नर रिजाइन करता है, हमें नहीं पता। हमें वाइस प्रेसिडेंट क्यों रिजाइन किया आज तक हमें नहीं पता। और ऐसे आप अशोक लवासा को देख रहे, इलेक्शन कमिश्नर पहली बार ऐसे चले गए, हमें नहीं पता। और ये हटाए जाना, इसमें कोई बहुत बड़ा राज है। होम मिनिस्टर जो अमित शाह है, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज डोर मीटिंग करा सब सिक्योरिटी टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल से। लेकिन हमारी ये पूरी पक्की खबर है कि ये ऐसा मीटिंग हुआ था। उसके बाद ही हमने नेक्स्ट डे से ये हिरेन जोशी वाली बात सुनने को आई है कि एक चैनल के एंकर हुआ करते थे सुधीर चौधरी, जो जेल भी गए थे क्योंकि किसी से 100 करोड़ रिश्वत मांगते हुए किसी बिजनेसमैन से उनको ट्रैप कर लिया गया था कैमरे पे। उनको नवनीत सहगल ने अपॉइंट किया दूरदर्शन में विद अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 14 करोड़ रुपीस। ऐसे शख्स को इस्तेमाल किया जा रहा था मोदी जी की तारीफ के पुल बांधने में। क्या हिरेन जोशी चले गए हैं? वो वापस आ गए हैं? क्या वो फिर चले जाएंगे? क्या उनको गुजरात भेजा जा रहा है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में रहेंगे? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। वो चले गए हैं, वो आ गए हैं, वो फिर चले जाएंगे। ये कोई रूमानी शायरी नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार के जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस सरकार को चलाते हैं, सरकार की पूरी छवि बनाते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और खासकर एक ऐसा पब्लिक ऑफिस जो जनता के पैसे से चलता है, जो जनता के सर्वेंट्स हैं, लेकिन हमें यानी पत्रकारों को और आम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे ताकतवर लोग, न सिर्फ किस सरकार के बल्कि इस देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक जो कि ओएसडी हैं नरेंद्र मोदी के, हिरेन जोशी, जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा, तस्वीर भी नहीं देखी होगी, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति इसके पास ताकत बहुत है लेकिन इनके बारे में कोई सुन नहीं सकता, इनको कोई देख नहीं सकता। उनके चले जाने की पीएमओ से खबरें छपी, और खबरें छपी नहीं बल्कि 1-2 पब्लिकेशंस ने ये खबरें छापी। उससे ज़्यादा ये पूरी, मैं कहूँगी, एक अफवाह की शक्ल में सोशल मीडिया पर ये खबरें आईं। इससे पहले कि ये खबरें छप पाती, उससे पहले ही अब खबर ये आ गई है कि वो वापस आ गए हैं। यानी कि जो डैमेज कंट्रोल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि यानी जो नुकसान हुआ हो छवि का, परसेप्शन के इस पूरे गेम में नरेंद्र मोदी सरकार कभी भी हारना नहीं चाहती। तो हिरेन जोशी, जो कि नरेंद्र मोदी के आसपास की जो पूरी छवि की ये दुनिया है, उनको पता चला कि अक्टूबर के महीने में आखिरी बार उनका व्हाट्सएप मैसेज देखा गया था ग्रुप पर। आप सोचेंगे व्हाट्सएप मैसेज, ये क्या भला है? जी हाँ, ये वो व्यक्ति है जिसके नाम से कठपुतलियों की तरह जो दरबारी सरकारी मीडिया के जो एंकर्स हैं वो नाचते रहे। ये व्यक्ति तय करता है कि अखबारों की हेडलाइन क्या होगी, टीवी चैनल पर डिबेट किस मुद्दे पर होगी, ये डिबेट कौन करेगा, एडिटर कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी की छवि किस तरह से जाएगी, किस इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया जाएगा, सोशल मीडिया पे क्या कुछ छपेगा, क्या नहीं छपेगा। आप ये सोचिए कि एक ऐसी सरकार जो पूरी तरीके से अपनी एक छवि बनाने के इर्द गिर्द घूमती है, उसमें ये व्यक्ति जो पिछले लगातार कई सालों में और कम से कम 2008 से ही, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले उनके साथ लगातार बने हुए हैं। अब उनके जाने की सोशल मीडिया पर सुगबुगाहट हुई और उसके बाद एक पब्लिकेशन ने इसे किसी तरह छापा भी, और उसे छापने की सज़ा मिलती इससे पहले कि उसने डिलीट भी कर दिया। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पहेलियों के तौर पर बता रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ अपने मेहमानों के ज़रिए कि हिरेन जोशी, इसके साथ साथ प्रसार भारती के चेयरपर्सन नवनीत सहगल, यानी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, संचार जो विभाग है, उसी के 2 मुख्य लोग, उनके जाने की खबरें। और ये तो पक्की खबर है नवनीत सहगल की कि अपने टेन्योर से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये आप इस्तीफे को भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और उसके बाद अब किस तरह से इस मुद्दे को देखा जाए? क्या हिरेन जोशी चले गए हैं, वो वापस आ गए हैं? क्या वो फिर चले जाएंगे? क्या उनको गुजरात भेजा जा रहा है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में रहेंगे? इन तमाम सवालों के साथ मेरे साथ 2
पत्रकार ऐसे मौजूद हैं जो अंदर खाने की खबर रखते हैं। मैं कम से कम ये मानती हूँ कि उनको खबर रहती है कि खबरों की दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे साथ संगीता बरुआ मौजूद हैं और लखनऊ से मेरे साथ शरद प्रधान मौजूद हैं। सबसे पहले संगीता, आपके साथ ही मैं शुरुआत करती हूँ कि आपने तो कुछ महीने पहले इनका बाकायदा प्रोफाइल लिखा था हिरन जोशी का, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं। मुझे दूसरे ऐसे व्यक्ति याद आ रहे हैं, राजदीप सरदेसाई, जिन्होंने अपनी किताब में बाकायदा डिस्क्रिप्शन में आऊँगी कुछ ही पलों में क्या लिखा। अभी फिलहाल आपके पास खबर क्या है? हिरन जोशी हैं पीएमओ में, वो चले गए हैं या वो बने हुए हैं? देखिए, ऐसा कहने का मतलब एक कोशिश की जा रही है कि ये तो अफवाह ही था। मतलब ये कभी गए नहीं थे। जैसे आपने बताया कि सारी चीज़ें वो ट्विटर में ही हमें दिखने को, सोशल मीडिया में ही दिखने को मिल रहा है। लेकिन इससे आरफा एज ए जर्नलिस्ट मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि पीएमओ जो है ये एक पब्लिक ऑफिस है, तो उसमें अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस का जो पूरा प्राइम मिनिस्टर का देखता है, वो आदमी जो पूरा, जैसे आपने कहा, पूरा मीडिया को कंट्रोल करता है, पूरा नैरेटिव कंट्रोल करता है, वो आदमी अगर गायब हो जाता है, नहीं होता है अक्टूबर के महीने से, तो ये जर्नलिस्ट को खबर इतना है नहीं। तो पहले का जब हम देखते हैं कि ये सब खबरें किसी न किसी के पास होंगे और स्टोरीज आ जाती थी, छप जाती थी, लेकिन अब दिख रहा है कि ये सब एक कहानी ही नहीं, कोई स्टोरी ही नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरा, आप देखें, आपने बताया प्रसार भारती के चेयरपर्सन, वो क्यों गए? क्योंकि इतने और साल उनका तो कॉन्ट्रैक्ट था, 20 महीने में वो क्यों चले गए? वो पूरा पब्लिक मनी पे चलने वाला एक नौकरी है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, पहले भी आप देखो, गवर्नर रिजाइन करता है, हमें नहीं पता, हमें वाइस प्रेसिडेंट क्यों रिजाइन किया आज तक हमें नहीं पता। और ऐसे आप अशोक लवासा को देख रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर, पहली बार ऐसे चले गए, हमें नहीं पता। गवर्नर जो आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल क्यों गए आज तक, हमें जर्नलिस्ट को भी आप पूछ लीजिए, उनको कोई जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं है जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जिनका एक्सेस है वो खाली पब्लिक रिलेशंस कर रहे हैं, वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे। मैं वो जो आप फहरिस्त बता रही हैं, जो लिस्ट बता रही हैं, वो दर्शकों के सामने मैं बता देती हूँ। वायर के स्टोरी में भी इस पूरी लिस्ट को छापा गया है कि क्यों जो सबसे ताकतवर लोग हैं, जो इस देश में ताकतवर सिर्फ सरकार के लिए नहीं, आम आदमी के लिए भी, क्योंकि जो नीति निर्धारण, आपकी किस्मत का जो फैसला हो रहा है, वो ये जो बाबू, ये ब्यूरोक्रेट्स जो फैसला कर रहे हैं, उनके आने और जाने की खबर जनता को होनी चाहिए। उसके जानने का अधिकार है, ये पत्रकार के जानने का अधिकार है। यहाँ एक फहरिस्त छापी है द वायर ने कि किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरी एससी गर्ग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल, अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर, अरुण गोयल वो भी इलेक्शन कमिश्नर, और इसके अलावा आप ये देखिए कि अब ये नया नाम ये जुड़ गया है, इन खासकर 2 लोगों का जिनके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, नवनीत सहगल, और साथ ही बात कर रहे हैं हिरन जोशी की। इसके अलावा एक और नाम भी मैं जोड़ देती हूँ इसमें, जगदीप धनखड़। क्या इनका धनकरकरण हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। आपसे बातचीत करूंगी, शरद जी से कमेंट लेती हूँ। शरद जी बताइए कि आप तो वो भी जानते हैं जो दिल्ली का मीडिया नहीं जानता, मुझे बताइए फिलहाल कि जब हिरन जोशी की ये जो खबरें जो नहीं छप पाई, उन पर क्या कहते हैं आप? देखिए, हिरन जोशी महज एक ओएसडी टू नरेंद्र मोदी नहीं थे मेरे हिसाब से। मैं तो हमेशा उनको तमाम दफे मैंने शोज में और चैनल्स में कहा है कि हिरन जोशी हमारी नजर में वो रोल प्ले कर रहे थे जो हिटलर के लिए गोबेल्स प्ले करते थे। बाकी आप खुद समझ सकती हैं जो कि उनकी किस लेवल की पावर एंजॉय करते थे वो, और किस तरह से मीडिया को कंप्लीट अपने क्लचेस में रखते थे। उससे जाहिर होता है, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए थे क्योंकि लाइक हिटलर ने भी सबसे पहले, आप देखिए, पहले कैप्चर किया मीडिया को। जब मीडिया को आप कैप्चर करते हैं तो पब्लिक का माइंड आप कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि आप नैरेटिव जो सेट करते हैं वही पब्लिक बिलीव करती है। और ये काम बखूबी हिरन जोशी ने करवाया। सबको मालूम है किस तरीके से एडिटर्स के अपॉइंटमेंट, एडिटर्स के रिमूवल, एंकर्स के अपॉइंटमेंट, और बाकी तो आपने खुद ही कहा कि कल कौन सी न्यूज बनेगी अखबारों में और आज शाम को प्राइम टाइम में कौन से चैनल में क्या हेडलाइन जाएगी, ये वो शख्स तय करता। इतना हो भी नहीं सकता, ही नोज टू मच, इतनी जानकारी उनके पास है। हाँ, एग्जैक्टली। मुझे यही वजह लगती है कि जो इनका कमबैक की बात हो रही है, मेरे पास भी यही सूचना आई है कि उनको वापस कर दिया है। कोई कह रहा है कि नहीं, उनके पर काट दिए गए हैं, अब उनके पास अथॉरिटी वो नहीं रहेगी। मुझे नहीं लगता जो शख्स इस तरीके का हो, जो
जो मोदी की सारी सीक्रेट्स जानता हो, उसने सीक्रेट्स दुनिया को पब्लिक डोमेन में जाने से रोका हो, तो ऐसे शख्स को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और वो मैनेज करना जानता होगा, क्योंकि जब वो सारी हिंदुस्तान के पूरे मीडिया को मैनेज कर सकता है, तो वो ये भी जानता होगा कि मोदी जी को कैसे मैनेज करना है। ये देखिए, अब याद होगा कि जब सबसे पहले जब हिटलर खत्म हुए, तो सबसे पहला आदमी जिसने अपने आप को मार लिया था वो गोबेल्स था, क्योंकि वो इतना उसके लिए हिटलर वाज गॉड, तो इनके लिए भी बिल्कुल ये भगवान। और तो यानी और बड़ी क्योंकि ही इसने बड़ी बनाया हिस्ट्री है, इसने बड़ी बनाया हिस्ट्री है इनको, शरद जी। जोशी ने मोदी की इमेज बिल्डिंग, जो आपने कहा सारा फोकस इमेज पे रहा है, और मोदी का जितने झूठ का फसाड बना करके उनकी इमेज बनाई गई है, इससे इसमें इसके फुल 10/10 पॉइंट्स मिलते हैं जोशी को। लेकिन साथ ही साथ जो इससे ये करता है काम, जो झूठ के आधार पे मोदी को बिल्कुल लार्जर देन लाइफ बना दे, वो उसकी कमियां कमजोरियां भी जानता है। इसलिए मुझे लगता है कि घूम फिर के उन्होंने वापस इसीलिए रखा है कि उसकी जुबान बंद रहे। जुबान बंद रहे, लेकिन कद क्या उनका छोटा किया जाएगा? संगीता, इसी सवाल के साथ मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। तो वक्त बताएगा कि वाकई मैं में आती कद छोटा होता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे आदमी इतने मैनिपुलेटिव होते हैं, वो जानते हैं जिसने अपना कद इतना बनाया है, और कद मोदी का बहुत बड़ा है। जी हाँ शरद जी, मैं संगीता से पूछना चाहती हूँ, और राजदीप की इस किताब का जिक्र जिसमें उन्होंने लिखा था कि द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया, इसमें जोशी के बारे में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लिखा है। उनको सुपर एडिटर कहा है, और कहा एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी उन्होंने जो उनका तजुर्बा है उसी की बेसिस पे लिखा है कि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का कामकाज नहीं देखता, बल्कि पूरे मीडिया का जो इकोसिस्टम है वो उसको देखता है, और न्यूज़ में क्या जाएगा, हेडलाइंस क्या जाएंगी, प्राइम टाइम में क्या एंगल होगा, और किस तरह से कौन सा चैनल किस तरह ऑपोजिशन को टारगेट करेगा, ये सब भी हिरन जोशी तय करते रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, हिरन जोशी और साथ ही नवनीत सहगल, ये दोनों लोग जो पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी की छवि को बचाने और विपक्ष की छवि को बिगाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसे में इन दोनों के बारे में हमें कोई खबर नहीं लग रही है। आप मुझे बताइए, अभी आपको क्या जानकारी है, वो हैं या नहीं हैं, कद छोटा किया गया, गुजरात भेजे जाएंगे, होगा क्या? तो ये उस पर मैं फिर दोबारा उसी पे ही आऊंगी कि जो ये इंफॉर्मेशन जो कंट्रोल है, कंट्रोल तो पूरी तरह कंट्रोल है पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं। जो आप मेरी स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे, वो प्रोफाइल हिरन जोशी का फुल नहीं था, इट वाज द प्रोफाइल ऑफ पीएमओ पिछले 10 साल में जो मोदी कार्यकाल में क्या है। तो उस पे पर्टिकुलरली मैंने कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट को देखा, क्योंकि कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ही पूरा मोदी का जो छवि है वो क्रिएट करता है रोज डेली रूटीन के हिसाब से। जैसे आपको देखेंगे पूरे इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ जाते हैं, आज क्या क्या हाईलाइट करना है, उसके नीचे कुछ नाम नहीं होता, लेकिन हमें पता है, सबको पता है कि ये हिरन जोशी के ऑन टीम से ही जा रहे हैं ये सारे चीजें, जो आपको शाम को दिखने को मिलेगा। तो उसमें आप जब मैंने कम्युनिकेशंस टीम में जब देखा, तो मैंने देखा कि पूरा जो गुजरात कनेक्शन, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी पहला प्राइम मिनिस्टर नहीं है गुजरात से, मोरारजी देसाई पहला प्राइम मिनिस्टर था, गुजराती था, लेकिन वहां पीएमओ एक ऐसा ऑफिस है, वन ऑफ द टॉप ऑफिसेस, तो उसमें खाली आप पूरी एक प्राइम मिनिस्टर जिस स्टेट से आता है वही आप बना नहीं देते। लेकिन ये पहली बार हमने देखा है कि ये हिरन जोशी टिपिकल जो गुजरात मॉडल का जो एक रूप हमने वो देखा, सभी को उधर ही लेके आए। ठीक है, तो बहुत सारे कुछ ऐसे भी गुजरात स्टेट लेवल के ऑफिसर्स थे जिनको आईएएस नॉमिनेट भी किया गया, सो दैट वही वाले चीजें चलती रहे। और ये जो बाकी जो लेटरल एंट्री थे, ये हिरन जोशी तो बीजेपी के मेंबर है, ये कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है ओएसडी, आप मेंबर भी हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप देखेंगे प्रतीक दोषी जो निर्मला सीतारमन के सन इन लॉ भी है, और ये उनका डिप्यूटी है, गुजरात में रह चुका, तो अभी भी है। ऐसे बहुत सारे नेम है, मैं कुछ एक दो नेम मतलब ले लेना चाहूंगी जस्ट टू शो कि गुजरात की जो मॉडल था वो पूरा ही पीएमओ कंट्रोल करता है और पूरा मीडिया का उसमें आता है। तो आप देखोगे संजय भावसार, ठीक है, तो ये भी वही ओएसडी, हाँ, तो उसमें आप फिर उसके बाद आप देखोगे नीरव शाह, ठीक है, वो भी जोशी जी के लिए काम करते थे गुजरात के दिनों में। यश राजीव गांधी आप देखेंगे, सुहास अंबाले आप देखेंगे, जो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को एज अ पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट, लेकिन वो कहते नहीं है कि वो पीएमओ में ये काम करते हैं। तो और वो लिखते हैं बहुत सारी चीजों में, वो कमेंट करते हैं। तो ये जैसे ये पूरी कंट्रोल, जो जैसे शरद जी ने कहा, ये पूरी कंट्रोल मशीनरी है। तो उसमें आता है उसके बाद जो आपने सवाल किया कि क्या खबर है, तो
तो मैं तो कहूं कि किसके पास खबर है, आप बताइए। सबके पास अफवाही है, ठीक है, ये अफवाही है। तो ये अफवाह बनाना बड़ा आसान है कि ये तो गए ही नहीं है, तो ट्विटर में बातें चली, कुछ हुआ ही नहीं है, तो जवाबदेही किसका? तो ये मोदी कार्यकाल का सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें ये है कि जवाबदेही नहीं है। डेमोक्रेसी में जवाबदेही बहुत जरूरी चीज। संगीता, यही अहम बात है कि जब फैक्ट्स को छिपाया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, तो अफवाहों का ही बाजार गर्म होता है। अगर तथ्य हमारे सामने आते और बताते हमें प्रधानमंत्री कार्यालय से कि इस व्यक्ति को हटाया जा रहा है या बदला जा रहा है, जो भी, तो ये अफवाहें नहीं फैलती। चूंकि तथ्य नहीं है हमारे पास, इसलिए फैक्ट्स के एब्सेंस में अफवाह फैल रही है। शरद जी, अब आखिरी सवाल आपसे ये जानने की मैं कोशिश करूंगी कि फिलहाल इस पूरे मामले को अगर देखें, अगर पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और ये बातें सामने नहीं रखते, उन्होंने तो करप्शन के भी इल्जाम लगाए हैं, हालांकि चूंकि उनका कोई आधार अभी तक हमारे सामने इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर रहे इस बारे में, लेकिन इस बारे में तो कभी खबर ही नहीं लगती। क्या आप ऐसा भी समझ रहे हैं कि हिरेन को हटा के कोई ऐसा भी व्यक्ति आपकी नजर में है जो उनकी जगह ले सके? नहीं, देखिए, ये तो गोज विदाउट सेइंग कि करप्शन तो इशू हो ही नहीं सकता इस सरकार में, क्योंकि इस सरकार में करप्शन इतना ज्यादा रैम्पेंट और इतना ज्यादा बढ़ चुका है, उसका रूप इतना विशाल हो चुका है कि करप्शन कैन नॉट बी एन इशू इनके रिमूवल के लिए। इशू कोई ऐसी चीज है जो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को हिट करती है। और दोनों, मुझे लगता है ये हिरेन जोशी और नवनीत सहगल दोनों का मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नवनीत सहगल आई हैव नोन पर्सनली ऑल्सो, क्योंकि यूपी में वो बहुत साल, उन्होंने 35-36 साल यहाँ सर्विस करी है एज एन IAS ऑफिसर, और बड़ी उनके कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं बट डूअर भी रहे हैं। उनके बारे में यह है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसी वजह से पॉपुलैरिटी बहुत रही है और हर गवर्नमेंट में रही है, चाहे वो मायावती गवर्नमेंट हो, चाहे अखिलेश यादव गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, हर एक में ही एंजॉयड की पोजीशंस, और कांग्रेस गवर्नमेंट में हमेशा अच्छी पोजीशन एंजॉय करी है। और वो वजह ये थी कि डिलीवरी उन्हें आती, और यही तरीका था कि इनके वहां पे जो प्रसार भारती के में जाने में दो आदमियों का बहुत बड़ा रोल था, एक अमित शाह और एक जर्नलिस्ट जो कि अमित शाह के बहुत क्लोज माने जाते हैं, जिनको सारी दुनिया जानती है, जो कई स्कैम्स में भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनको बचा लिया जाता है। वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे नवनीत सहगल से, और ये माना जाता है कि तो इसके पीछे ये भी एंगल देखने वाला है कि इन लोगों का क्या रोल है, जिसमें कि ये भी हो सकता है कि अमित शाह या वो जर्नलिस्ट किसी, जो कि अमित शाह के बहुत क्लोज हैं, किसी तरीके से नरेंद्र मोदी के हर्ट करने के लिए या हिट करने के लिए कुछ प्लान कर रहे थे, क्योंकि और उसमें कड़ी में जोशी भी इन्वॉल्व हो। दिस इज अ कंस्पिरेसी थ्योरी, लेकिन ये मुमकिन भी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर इसके इस तरीके का ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए, एंड वन आफ्टर द अदर, पहले जोशी फिर सहगल। पहले ये माना जा रहा था कि नवनीत सहगल का इतना क्लाउड हो गया था दिल्ली में, आपको मालूम है कि एक चैनल के एंकर हुआ करते थे सुधीर चौधरी, जो जेल भी गए थे क्योंकि किसी से 100 करोड़ रिश्वत मांगते हुए किसी बिजनेसमैन से उनको ट्रैप कर लिया गया था कैमरे पे। उनको नवनीत सहगल ने अपॉइंट किया दूरदर्शन में विद अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 14 करोड़ रुपीस, 14 करोड़ का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। और ये कहा जाता था उनके बारे में, अरे साहब, उनकी तो पॉपुलैरिटी इतनी, टीआरपी इतनी ज्यादा है कि अर्नब गोस्वामी और अंजना ओम कश्यप से भी ज्यादा है। आप सोचिए कंपैरिजन। और ऐसे शख्स को इस्तेमाल किया जा रहा था मोदी जी की तारीफ के पुल बांधने में, और 14 करोड़ में कितने कितने पुल बांधे होंगे तो भगवान जाने। लेकिन उन्होंने ये चीज, तो जिस आदमी की इतनी पोजीशन हो, इतना पावरफुल हो, क्योंकि गवर्नमेंट में हमने आज तक नहीं सुना कि 14 करोड़ का इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कोई किया गया, वो भी सरकारी ढांचे में। सरकारी ढांचे में। और ताज्जुब भी है कि ब्यूरोक्रेट्स कभी भी, IAS ऑफिसर्स कभी भी अपने से ज्यादा पैकेज किसी का नहीं देने देते हैं, चाहे वो कितना काबिल हो आदमी। तो उसमें इस तरीके का बनना दिखाता है कि कोई बड़ी इसमें ऐसी वजह है जो आई एम श्योर वक्त के साथ वो सामने आएगी, लेकिन इसमें डायरेक्टली जरूर मोदी के कोई राज के खोलने का खतरा या कुछ इस तरीके की बात रही होगी। इसी वजह से ये दोनों ड्रास्टिक स्टेप्स। हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जिस वक्त की आप बात करें। बिल्कुल शॉर्ट कमेंट संगीता।
आरफा, एक चीज और मैं क्विकली ऐड करना चाहूंगी, जैसे शरद जी ने कहा कि क्या हुआ था, ठीक है, तो हमारे अभी खबर हमारे पास ये खबर है कि अराउंड दैट टाइम, अभी जब ये खबर निकलने वाली थी, तो उस टाइम पे हमारा ये खबर है कि होम मिनिस्टर जो अमित शाह है, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज डोर मीटिंग करा सब सिक्योरिटी टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल से। जो जैसे एक और चीज मैं इसमें कह दूं कि ऐसे अगर मीटिंग होती थी, होम मिनिस्टर अगर ऐसे एक क्लोज डोर और सभी को मतलब टॉप लोगों को, सिक्योरिटी लोगों को से बातचीत हो रही हो, तो एक स्टोरी बनती थी पहले। अब वो पीएमओ, आप अगर होम मिनिस्ट्री में फोन भी करो तो कोई रिस्पॉन्ड करता था, लेकिन वो सब नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी ये पूरी पक्की खबर है कि ये ऐसा मीटिंग हुआ था, उसके बाद ही हमने नेक्स्ट डे से ये हिरेन जोशी वाली बात सुनने को आई है। तो मुझे लगता है कि ये सब, जैसे शरद जी ने कहा, ये कुछ ऐसा एक हाई लेवल का कनेक्शन भी कुछ हो सकता है, ऐसी एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट। और दूसरी बात आरफा, एप्स्टीन फाइल्स की जो बात, जो मोदी जी का वो कॉन्टेक्ट, इसमें आप मीडिया में कोई भी बात नहीं सुनेंगे। जी हाँ, तो ये कैसे हो रहा है? मुझे लगता है आप दोनों के पास और खबरें हैं, एक और कार्यक्रम होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि 48 घंटे दर्शक इंतजार करें, 48 घंटे के बाद मैं इन दोनों के पास वापस लौटूंगी। तब तक उम्मीद है कि कुछ और खबरें आपके लिए इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि अफवाह आपको वहां मिलेगी, आपको खबरों का सप्रेशन दूसरी तरफ मिलेगा, लेकिन जो सही खबर है वो आपको द वायर पे मिलेगी। आप वापस लौटिए यहीं पर, मैं भी वापस लौटूंगी इन दोनों पत्रकारों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।